गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट बी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो सेट ए था उसका भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख ले, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न इसमें मिल रहा है सही विकल्प के अंतर्गत कि शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो शांत घाटी का संबंध है वो किस राज्य से है फ्रेंड्स भारत के अंदर, तो वो केरल से है। ठीक है, केरल इसका ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर जो 2 है उसका देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब जो है तो जैसे आंतरिक व्यापार है, बाहरी व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, स्थानीय व्यापार है, तो इसमें से जो है तो दो या दो से अधिक देशों के बीच का व्यापार क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। यानी कि ग नंबर वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, फ्रांस में बोर्बो वंश ने पुनः सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, ऑप्शन है वियना संधि द्वारा, मेज संधि द्वारा, न्यूरेमबर्ग संधि द्वारा और फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वियना संधि द्वारा, यानी कि का नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, फ्रांस में बोर्बो वंश ने जो सत्ता स्थापित की थी तो वियना संधि के द्वारा स्थापित की थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अमेरिका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी। जो ये पशुओं में होती थी ये बीमारी, तो ये कब आई थी अमेरिका में। ये जो है तो ऑप्शन है जैसे 1690, 1790, 1890 और 1990। तो ये कब आई थी अमेरिका में, तो ये आई थी 1890 में, यानी कि ग नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। ऑप्शन है लोकतंत्र मूल की सरकार, समय और धन का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। घ नंबर वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो 6 नंबर वाला प्रश्न है वो है, मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है। मतलब मानव विकास के मामले में भारत के कौन से राज्य की जो स्थिति है वो बेहतर है। जैसे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर रहती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला है, भारत में काफ़ी प्रमुख किस्म है, किसकी किस्म है, तो काफ़ी जो है तो इसमें यहाँ देख सकते हैं आप कि मतलब जो है अरेबिक। ठीक है, किस किस्म की है ये, अरेबिक किस्म की है। ठीक है, किस किस्म की है, अरेबिक, अरेबिक, अरेबिक किस्म की है। ठीक है, चाय काफ़ी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्मेल्टिंग, खालिस्तान उद्योग है। स्मेल्टिंग जो है तो कैसा उद्योग है स्मेल्टिंग, तो अगर हम स्मेल्टिंग की बात करें तो यह जो है एक धातु शोधन उद्योग है। क्या है, धातु शोधन, धातु शोधन या प्रगलन भी कह सकते हैं, यानी धातु को पिघलाने वाला उद्योग है स्मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद तीसरा देते हैं, भारत विश्व के सर्वाधिक खालिस्तान जाल वाले देशों में से एक है। कौन सा जाल वाला देश है भारत जो है वो, कौन सा जाल वाला देश है, सड़क जाल वाला। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में क्या पाई जा रही है, सड़क पाई जा रही, सड़क सबसे ज़्यादा, सड़क हर जगह सड़क ही सड़क है, इसीलिए भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा केवल एक देश भारत है ऐसा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर का हमारा जो
रिक्त स्थान है उसको देखते हैं। चौथा नंबर का हमारा रिक्त स्थान है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने ही चलाया था और उन्होंने जो है तो वापस लेने का फैसला किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना क्या कहलाता था फ्रेंड्स? तो पिकेटिंग कहलाता था। क्या कहलाता था? पिकेटिंग, पिकेटिंग कहलाता था। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण बैंकों के संस्थापक किसे कहा जाता था? तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, उसको जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3, देखते हैं सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या ये सही होएगा ऑप्शन? सही बात है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कृषि के बिना उद्योग का विकास नहीं और उद्योग के बिना कृषि का विकास नहीं। ठीक है, मतलब उद्योग अगर नहीं होंगे तो कृषक जो है तो फसलें को उगा करके कहाँ बेचेगा? जैसे गन्ना ही उगाया तो गन्ना कहाँ बेचेगा? लेकिन अगर उद्योग है तो शक्कर उद्योग या चीनी उद्योग में जो है वो गन्ने को आसानी से बेच सकता है और वो अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये भी सही है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आगे देखते हैं बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है। नहीं, ये जो है बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा देश नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर का देखते हैं, समान मजदूरी अधिनियम 1976 में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। सही बात है, ये कहा गया था कि अगर कोई समान काम कर रहा है तो उसको समान मजदूरी ही दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। आगे है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो ये सही है, 1 घंटे ज़्यादा काम वो करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है। तो ये भी सही है, एक जो है सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित एक देश क्या है? बेल्जियम। उसके बाद देखते हैं हमारा जो सही जोड़ी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसे हीराकुंड है, यह एक जो है तो बांध है हीराकुंड। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ से होएगा? तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फा नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा हीराकुंड बांध का क्या हो जाएगा? फा नंबर वाला ऑप्शन। 1 नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो इसका जो है केंद्रीय हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं औसत आय जो है तो इसका क्या हो जाएगा? औसत आय का तो इसका जो है तो दा नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं जीडीपी में सबसे कम योगदान। ठीक है, जीडीपी में सबसे कम योगदान इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो है तो सा नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सा नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ये। ठीक है, दैनिक मजदूरी। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है भारत में वैश्वीकरण विभाग। तो ये हो जाएगा इसका ये 1991। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पहला है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कब किया गया? ठीक है, मतलब जो है आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में जो है तो शामिल कब किया गया था?
तो इसको जो है तो 1801 में कब किया गया था? 1801 में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को कब किया गया था? 1801 में। ठीक है, उसके बाद रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये 1919 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट विदेशी सरकार द्वारा लागू करवाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है आरंभ हुई थी। उसके बाद जो देखते हैं इसका जो तीसरा चौथा वाला है प्रश्न, उसको देखते हैं। स्पेलिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जेम्स हरग्रीव्ज। जेम्स हरग्रीव्ज ने बनाई थी। ठीक है, स्पेलिंग जेनी मशीन। इसका संबंध है जो है तो धागा बनाने वाली मशीन से था। हालांकि महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा धागा काटने का काम महिलाएं ही करती थी। लेकिन इस मशीन के आने के बाद उनका जो रोजगार था वो जो है तो छूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए महिलाएं जो है इस मशीन का बहिष्कार कर रही थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जो है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस शासन व्यवस्था का गुण है? ठीक है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस शासन व्यवस्था का गुण है? ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था का। किसका है? संघीय शासन व्यवस्था का गुण है। आगे है, दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय रूप, ठीक है, किसका है? लोकप्रिय सरकार का। ठीक है, दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार, यानी जिस सरकार को जनता ने बनाने में योगदान दिया है वही वाली सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बांगर क्या है? तो बृहत मैदानों के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, यानी पुराने जलोढ़ मृदा से बांगर प्रदेश क्या होता है? पुराने जलोढ़ मृदा से बना होता है। यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहां नदियों का जो बाढ़ का जल है वो अब नहीं पहुंच पाता है, या कि कभी कभी पहुंच पाता है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मैदान होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अधिक होता है और मृदा की जो योग्यता है वो कम होती है, कम उपयोगी मृदा होती है वहाँ की। ठीक है, मतलब बंजर प्रकार की मृदा होती है, जिसके कारण वहाँ पर केवल मोटी फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, उसके बाद अथवा में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सकल कृषित क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ठीक है, तो एक वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को, ठीक है, जैसे एक साल में अमूमन हमारे यहाँ देखें मध्य प्रदेश में तो एक साल में जो है 12 महीने में 2 फसलें कम से कम ले ली जाती हैं, तो उसी को सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी उसी को कहते हैं। ठीक है, और जो है तो एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चादर अपर्दन किसे कहते हैं? ठीक है, कई बार जल विस्तृत जल को ढके हुए ढाल के साथ, ठीक है, कई बार जल विस्तृत जो है तो क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा है वो घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे ही चादर अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अथवा में देखते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या अंतर है? ठीक है, तो बांगर मिट्टी यानी कि जो है बंजर भूमि, खादर मिट्टी यानी उपजाऊ भूमि में अंतर। ठीक है, तो यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो प्राचीन निक्षेपों से निर्मित उत्तरी भारत की जो है तो निर्मित निचली भूमि है। ठीक है, मतलब जो है तो जो बांगर है वो जो है उत्तरी भारत से निर्मित निचली भूमि है। ठीक है, और वहीं पे खादर की बात करें तो
बागर मिट्टी और खादर मिट्टी में दो अंतर बताने हैं। बागर मिट्टी, खादर मिट्टी, ठीक है। तो यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। बांगर क्या है? उच्च भूमि है जो प्राचीन निक्षेपों से निर्मित होती है। जबकि अगर हम खादर की बात करें तो यह प्राचीन निक्षेपों की निचली भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मृदा से नहीं बल्कि जो है नवीन जलोढ़ मृदा से बनी है खादर, और जबकि बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा से बनी है। बांगर में कंकड़ पत्थर जो है तो पाए जाते हैं, जबकि खादर में जो है तो कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। तो नगद एवं व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जिन्हें केवल प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए नहीं उगाया जाता बल्कि उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, जैसे कपास, चाय, कॉफी, तेल, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबड़ आदि। ये जो है व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है। इनको जो है खाने के उद्देश्य से नहीं उगाया जाता, इनको बेचकर नगद पैसे प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो 9 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं न। पहले अथवा देखते हैं। 8 का जो अथवा है वो है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण, ठीक है, चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। वहीं पर हम प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो विनिर्माण उद्योगों की कोई दो उपयोगिता बताना है, जैसे रोजगार। विनिर्माण उद्योग होता क्या है? जहाँ पर जो है तो वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है, उनका रूप परिवर्तित किया जाता है, जहाँ पर उसको जो है विनिर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग बहुत बड़ी संख्या में कुशल व अकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है। पहली उपयोगिता ये है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे वो अनपढ़ हो, उसको रोजगार वो दे देता है, ठीक है। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन करता है, मतलब उपयोगी तरीके से उनका जो है तो वो दुरुपयोग नहीं करता है, ठीक है। और जो है तो दोहन करके जो है वस्तुओं को उपयोगी व मूल्यवान बना देता है ये, ठीक है। उसके बाद इसका अथवा देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 का अथवा जो है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। मतलब जो है तो यह वे उद्योग होते हैं जो उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे चीनी, चाय पत्ती हो गई, है ना, गुड़ हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है, डबल रोटी हो गया। ये जो है तो क्या है, जहाँ पर ये निर्मित होते हैं ये डेली यूज होने वाले हैं, जिनका उपभोक्ता सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, तो यही है उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। मतलब ऐसे उद्योग जो उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। डिजिटल भारत ज्ञान पर आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए जो है एक विशाल कार्यक्रम है, ठीक है। किस पर परिवर्तन करने के लिए? जो है तो ज्ञान पर आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है डिजिटल भारत कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य जो है तो भारतीय प्रतिभा यानी ITI प्लस IT प्लस IT, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को समझाना है और तकनीकी को केंद्र में रख कर जो है बदलाव लाना है, ठीक है। उसके बाद अथवा देखते हैं, मार्मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन क्यों है। यह पत्तन जो है देश का महत्वपूर्ण पत्तन इसलिए है क्योंकि जो है तो सबसे ज़्यादा व्यापार इसी पत्तन से होता है, ठीक है। और लोह अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात यहीं से होता है, ठीक है। यह देश का कुल निर्यात का लगभग आधा लोहा यहीं से निर्यात होता है, मार्मागांव पत्तन से ही विश्व का जितना भी लोहे का निर्यात होता है वो आधा लोहा, ठीक है, इसी पत्तन से जो है निर्यात होता है। उसके बाद देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग दिल्ली कोलकाता चेन्नई बम्बई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क को परियोजना है। इनमें से 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा और पूर्व पश्चिम गलियारा जो
जो है सिलचर से पोरबंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो कही जाएगी इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अथवा देखते हैं उसका पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन होता है। मतलब तरल वस्तुएं जैसे पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, इस पाइपलाइन से परिवहित होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, जबकि ठोस पदार्थ जो है वो नहीं जा सकते, उनको तरल अवस्था में करके परिवहन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, गिरिमिटिया मजदूर कौन होते थे। वे अनुबंधित या बंधुआ मजदूर जिन्हें मालिक एक खास अवधि के लिए काम करने की शर्त पर किसी भी नए देश या घर पर नियुक्त करता था, गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। मतलब वो मजदूर अनुबंध पर आते थे, मतलब जो है वो मालिक की आज्ञा के बिना दूसरे के यहाँ काम करने वो नहीं जा सकते थे। वो जितने समय के लिए मालिक लाया है उसी के यहाँ वो काम कर सकते थे, उस मजदूर कहलाते थे। ठीक है, आगे है अथवा में देखते हैं, आयात शुल्क को परिभाषित कीजिए। अपने देश में किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। ठीक है, यह शुल्क कर उस जगह लिया जाता है जहाँ से चीज़ें हमारे देश में या किसी भी देश में प्रवेश करती हैं, आती हैं, जैसे सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। यहाँ पर इस प्रकार का शुल्क लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जाबर कौन थे। उद्योगपति जो है नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए किसी पुराने विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे, जिसे जाबर कहा जाता था। किस लिए नियुक्त करते थे? मजदूरों की भर्ती करने के लिए। ठीक है, वह अक्सर अपने गांव से लोगों को जो है काम करवाने के लिए ले आता था। कौन? जाबर जो था। ठीक है, क्योंकि मजदूरों की भर्ती करने का अधिकार उसे ही दिया गया था ना, तो अब चाहे वो जहाँ से भी लाए मजदूर तो वो गांवों से ले आया करता था। अथवा में देखते हैं, कार्डिंग क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब जो है कार्डिंग क्या कहलाती है, जिसमें रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है वो कार्डिंग कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्डिंग कहलाती है। उसके बाद देखते हैं प्रोस्टो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है। 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहलाता है। इस आंदोलन में से जो है कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली थी। ठीक है, किस लिए ये चलाया गया था? रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया सुधार आंदोलन था ये प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन क्या था? जो रोमन कैथोलिक के चर्च के विरुद्ध चलाया गया था उसको सुधारने के लिए। ठीक है, इससे कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली थी। ठीक है, अथवा में देखते हैं, मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो किस पर लिखी जाती थी? मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर जो है तो नकल करके लिखी जाती थी पांडुलिपियां। ठीक है, ताड़ के पत्ते जो होते थे बहुत महंगे होते थे। ये पांडुलिपियां हर किसी के बस की बात नहीं थी कि हर कोई इनको खरीद कर पढ़ लेगा, क्योंकि ये एक बार गिरने के बाद वो टूट भी जाया करती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निरंकुशवाद शब्द किसके अर्थ में प्रयोग होता है। मतलब राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, केवल एक व्यक्ति को। ठीक है, और उस पर ना ही कानून की पाबंदी हो और ना ही जो है संवैधानिक पाबंदी हो, मतलब उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, वही निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है, वही 8वां में देखते हैं, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। यूरोप भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। कुछ लोग किताब की सुलभता को लेकर इसलिए चिंतित थे क्योंकि उन्हें भय था कि इनसे विद्रोह और धार्मिक विचारों का प्रस्फुटन होगा। ठीक है भाई, क्या है, किताबें जब लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, अपने हक के बारे में जानेंगे, है ना।
इसलिए जो है तो वो चिंतित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, यूरोप रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों को सूचीयान करके उनको सूचीयान करके मुद्रित पुस्तकों को रोकने की कोशिश की। भारत वर्नाक्युलर प्रेस ने भारतीय प्रेस और बहुत से स्थानीय अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि मतलब जो है तो ये बुक ना जो है तो चल पाए, लोग बुकों को ना पढ़ पाए, नहीं तो अपने अधिकार से परिचित हो जाएंगे, है ना, इसलिए। आगे था प्रश्न नंबर जो 16 था, वो था निजी क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। तो यह वह क्षेत्र होता है जिसमें परिसंपत्तियों का अधिकार और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, उसी को निजी क्षेत्रक कहते हैं। मतलब कोई जो है एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति ने कोई एक कारखाना खोला है तो वो निजी क्षेत्रक होगा। ठीक है, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई, है ना, तो ये निजी क्षेत्रक होते हैं। जहाँ पर जो है तो परिसंपत्तियों पर किसका अधिकार होता है, कोई एक व्यक्ति का जो है अधिकार होता है। ठीक है, निजी क्षेत्रक कहलाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये निजी क्षेत्रक है, इस पर और किसी का अधिकार नहीं है। वो जैसा चाहे वैसा इन क्षेत्रों को चला सकते हैं या क्षेत्रों का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में देखते हैं, असंगठित क्षेत्रक में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी। तो असंगठित क्षेत्रक में कम वेतन वाले रोजगार होते थे जो प्रायः नियमित नहीं होते थे। ठीक है, मतलब जो है प्राइवेट क्षेत्र में कैसे रोजगार मिलते हैं, कम वेतन वाले। ठीक है, असंगठित क्षेत्रक के में जो है तो अतिरिक्त समय काम करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, और जो है तो अवकाश भी उनको नहीं मिलता था, अगर मिल गया तो उसका जो है तो वेतन काट लिया जाता था, और बीमारी के कारण अवकाश का भी जो है तो कोई प्रावधान नहीं रहता है ऐसे क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय से है। विनिमय का मतलब है लेन देन, इसमें आयात तथा निर्यात शामिल है। जबकि विदेशी निवेश से तात्पर्य है देश या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, मतलब जो है तो एक दो से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार हो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाएगा। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो दो से अधिक देशों के बीच में एक साथ व्यापार करती है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार। अब विदेशी निवेश, कोई भी देश दूसरे देश में जब जो है तो पैसा इन्वेस्ट करता है, उद्योग लगाता है, तो वो विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण फ्रेंड्स क्या है कि करण शब्द से मतलब ये होता है कि अगर करण शब्द लग गया तो ये मान लो कि उसके विकास की बात हो रही है। ठीक है, जैसे वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के क्षेत्र में वित्त, उत्पादन, तकनीकी, निवेश आदि के लिए पारस्परिक बातचीत एवं व्यवहार करना। ठीक है, वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को ले गए, बेचने, बातचीत हुई, अच्छे संबंध बने, तो इससे क्या होता है, वैश्वीकरण, विश्व का विकास होता है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध हुआ तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम की भूमिका। भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम क्षारित वनों के प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, उड़ीसा राज्य में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त राज्य वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया था। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध क्षारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, मतलब ऐसे वन जो समाप्त होने के कगार पर हैं उनको बचाने का कार्य करता है। और इसमें गांव स्तर के लिए संस्थाएं भी बनाई गई थी, जिसमें जो है तो ग्रामीण एवं वन विभाग के अधिकारी जो है तो संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बदले वो सामुदायिक
मध्य स्तरीय जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते थे, ठीक है, तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अथवा का। सरकार वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। जैसे पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, मतलब सरकार ने क्या किया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए, तो 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। किसकी? केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की, जिसमें उन्होंने नवीन नीतियां बनाई। इसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल को जो है तो 33.3% से जो है तो बढ़ाने का प्रावधान रखा गया, ठीक है। नए वन लगाना, वनों को सुरक्षित रखना तथा वनों से संबंध में अनुसंधान करना आदि जो है तो तय किया गया, ठीक है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए। उसके बाद दूसरा जो प्रयास था, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। इस वन नीति की बातें निम्न थी, जैसे पहाड़ी व घाटियों और नदियों में व जल ग्रहण क्षेत्रों में वन लगाए जाएं, ठीक है, पेड़ों की संख्याएं बढ़ाई जाएं, जंगलों पर आदिवासियों और ग्रामीणों के जो हक हैं वो बरकरार रखे जाएं, मतलब उनका हक ना छीना जाए, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए, ठीक है, और उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें रखी गई थी, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को जो है तो छोड़कर वन पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको इजाज़त ना दी जाए। ग्रामीण व आदिवासी इलाके में जो लोग हैं उनके लिए ईंधन, चारा, और इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो वन संरक्षण के लिए जो तीसरा प्रयास था सरकार का, वो था 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें पारित करने के बाद किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है, समझाइए। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ, राज्य व समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसी जो विषय हैं उनको शामिल किया गया, ठीक है। और संघ सूची में जो है तो कानून बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ केंद्र सरकार को था, ठीक है। और राज्य सूची की अगर हम बात करें तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि और सिंचाई जैसे, ठीक है, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। और राज्य सूची में जो है तो विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, ठीक है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो शिक्षा, वन व मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकार की जो है तो साझी दिलचस्पी में आते हैं। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, ठीक है। जो मतलब जो है तो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार राज्य द्वारा जो है तो बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ठीक है। मतलब जो है तो राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा फिर, ठीक है। वहीं पर जो है तो हम आगे बात करें, अथवा में एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, के 3 द्वेष बताने हैं। तो एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति जो है तो केंद्रीय शासन में निहित होती है। स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि विकेंद्रीकरण सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे, ठीक है।
दूसरा जो द्वेष है, प्रजातंत्रीय सरकार की सफल नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन को ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं करती। तीसरा दोष है, एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारी के हाथ में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम प्रश्न नंबर 20 की बात करें, ठीक है, तो हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, औपचारिक स्रोत यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनसे ऋण की व्यवस्था क्यों करानी चाहिए। मतलब हमें साहूकारों से यानी कि जो अनौपचारिक स्रोत हैं उनको बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक जो स्रोत में जो लोग बैंक कर्जा देते हैं, ऋण देते हैं, वो लोग मनमाने तरीके से जो है तो कर्ज वसूलते हैं, जिस वजह से किसान बेचारा परेशान हो जाता है। इसलिए औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे पहला देखते हैं, औपचारिक ऋण स्रोतों की तुलना में अनौपचारिक स्रोतों को अधिकतर ऋणदाता ऋणी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम अगला देखें तो अधिक ब्याज से कर्जदार की जो आय का अधिकतर हिस्सा है वो ऋण चुकाने में खर्च हो जाता है। इससे व्यक्ति ऋण के जाल में फंसता जाता है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त ऋणियों की आय में वृद्धि करता है और ऋणी सरलता से इसका भुगतान कर सकता है। इन सुविधाओं के कारण ऋण बैंक से ऋण भी ले सकता है। इसलिए जो है औपचारिक स्रोतों को बढ़ाना आवश्यक है। अथवा में देखते हैं, समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं। मतलब जिसके बल पर आपको जो है ऋण मिलेगा वो है समर्थक ऋणाधार। जैसे जो है तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार वापस जो है तो उधार नहीं जमा कर पाता तो उधारदाता को भुगतान की प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। मतलब अगर जैसे मैंने जो है तो अपनी ज़मीन गिरवी रखी है ना, कर्ज लिया था तो मैंने ज़मीन अगर गिरवी रखी है या कोई भी सामान कोई भी चीज़ें अगर मैंने उनके पास रखी है गारंटी के तौर पर, अगर मैं जो है तो उनका जो ऋण है वो जब मैं नहीं चुका पाऊँगा नियति समय पर तो वो जो है उन सामान को बेचने का अधिकारी होता है। ठीक है, जो हमको ऋण देता है वो व्यक्ति। ठीक है, जैसे ज़मीन हो गया, बैंक में जमा पूंजी हो गया, पशु हो गए, ये सब समर्थक ऋणाधार हैं। सब जो है सहयोगी होते हैं ऋण देने दिलवाने में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 जो है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। जैसे रानीगंज है, सिंगरौली है, बेलाडीला है और कोरबा है। ठीक है, इसको दर्शाना है। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये भारत का मैप है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि रानीगंज कहाँ पे है। तो अगर हम रानीगंज की बात करें तो ये यहाँ पे जो है तो रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रानीगंज। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली यहाँ पास हो जाएगा। मतलब जो हमारा ये कर्क रेखा है सब इसके जो है ऊपर हैं ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगरौली। वहीं पर अगर हम बेलाडीला की बात करें तो बेलाडीला यहाँ आएगा, हमारी जो कर्क रेखा है उसके नीचे आएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये बेलाडीला। ठीक है, यहाँ पे है। और अगर हम कोरबा की बात करें तो कोरबा जो है ये दोनों के बीच में यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो है तो कर्क रेखा के नीचे ही है बेलाडीला, सॉरी कोरबा। ठीक है, यहाँ पे है ये कोरबा है। मतलब जो है तो सिंगरौली, कोरबा और बेलाडीला तीनों एक ही लाइन में है, लेकिन सिंगरौली कर्क रेखा के ऊपर है और कर्क रेखा के दोनों एकदम सीध में नीचे हैं। ठीक है, और
रानीगंज को मैंने बताया ही यहाँ पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे है हमारा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, जैसे निवेली को, बरौनी, तूतीरकोन और सतपुड़ा, इनको दर्शाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ पे अगर हमें निवेली देखना है, क्या निवेली, तो यहाँ पे होती है ये निवेली। निवेली कहाँ पे है, ये है निवेली, यहाँ पे निवेली होती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम दूसरा बात करें बरौनी, बरौनी कहाँ होती है, तो बरौनी ये एकदम कर्क रेखा के ऊपर यहाँ पास, यहाँ पे होती है बरौनी। ठीक है, बरौनी। और वहीं पे तीसरे नंबर की बात करें तूतीकोरिन, यह एक पत्तन है, ये कहाँ होता है, तो ये यहाँ पे होता है तूतीकोरिन पत्तन, ये यहाँ पे। ठीक है, और अगर एक और बचा है सतपुड़ा की बात करें, तो सतपुड़ा हो जाएगा कर्क रेखा के नीचे ही, यहाँ पे एकदम सेंटर में बीच में ये होता है सतपुड़ा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा मैप। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 19वीं सदी के अंत तक भारत में लोगों को संगठित करने में आई 4 समस्याएं कौन कौन सी थी। तो लोगों को संगठित करने में 4 प्रमुख समस्याएं थी। जैसे पहला है दलित वर्ग की समस्या। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ, अंबेडकर और गांधी जी का। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से जो है सरकार का निर्माण होने जा रहा था। मतलब जो है दलितों के लिए अलग नेता, हिंदू और जो उच्च वर्ग के हैं उनके लिए अलग नेता। ऐसे में गांधी जी का मानना ये था कि लोग एक हो ही नहीं पाएंगे, लोगों के बीच में फूट पड़ जाएगी। ठीक है, और जबकि वो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में योगदान ज़्यादा दे रहे थे। ठीक है, गांधी जी। हालांकि बाद में समझौता हुआ, दोनों आपस में जो है तो इन बातों पर जो है विचार किया और उसके बाद जो है तो विवाद को शांत किया गया। आगे देखते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ता फैसला। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो फासला है वो बढ़ गया। जैसे 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। ठीक है, दोनों समुदाय में कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव एवं दंगे होते गए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच में जो फासला है वो बढ़ता गया। वहीं पर जो है तो इकट्ठा करने में जो तीसरी समस्या थी वो था पृथक निर्वाचन, यानी अलग से निर्वाचन तथा 2 राष्ट्र का सिद्धांत। मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान कम संख्या में है, तो कहीं अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान न खो जाए, है ना, इसलिए। ठीक है, अगला है औद्योगिक श्रमिकों का हिस्सा न लेना। औद्योगिक जो श्रमिक थे वो भी जो है तो एकता में हिस्सा नहीं ले रहे थे। आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा मजदूरों ने नहीं लिया था। इसलिए ऐसा भय था कि, और उन्होंने हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उद्योगपति आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, और कांग्रेस आंदोलन के कार्यक्रम में श्रमिक की मांग को सहमति करने में हिचकिचा रही थी। ठीक है, वहीं पर अगला प्रश्न देखते हैं अथवा में गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन। ठीक है, तो देखते हैं। महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया।
इसमें कुछ मांगें साधारण थी तथा कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों के लिए थी। गांधी जी ने इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को आपस में जोड़ना चाहते थे, जिससे सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने से संबंधित थी। गांधी जी जो है नमक का इस्तेमाल अमीर गरीब सभी करते थे, ऐसा मानते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नमक जो है तो भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक पर जो है तो कर और उसके उत्पादन पर सरकारी अंकुश महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी पहलू बताया। गांधी जी ने एक पत्र द्वारा चेतावनी दी थी कि 11 मार्च तक यदि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन के द्वारा उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया और जब ठुकरा दिया गया तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू कर दी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। इस तरह न केवल अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा की गई बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। ठीक है, और देश के हजारों लोगों ने, ठीक है, देश के हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोग वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक सिद्ध हुई। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दल, ठीक है, यानी पार्टी, दल। ठीक है, दलीय प्रणाली व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। जैसे एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था वह थी जहां देश में केवल एक ही राजनीतिक दल संगठन हो। ठीक है, एक ही राजनीतिक दल का गठन किया गया हो। ठीक है, केवल एक ही राजनीतिक दल को देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो। द्वितीय महायुद्ध से पहले जर्मनी में नाजी दल, इटली का फासिस्ट दल इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, केवल एक ही राजनीतिक दल था यहाँ पे। वर्तमान काल में चीन एक दल है। ठीक है, चीन में एक ही दल है। वहीं पर अगर हम द्वितीय दलीय प्रणाली की बात करें तो द्वितीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें देश में 2 राजनीतिक दल देश की राजनीति में भाग लें। ठीक है, वहाँ पर या तो अन्य राजनीतिक दल ऐसे होते हैं, नहीं, यदि होते भी तो देश की राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं होते। इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तो द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण हैं। वहीं पर बहुदलीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो बहुदलीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहते हैं जब देश में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 2 से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। ठीक है, और अनेक दल देश की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। भारत तथा फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अथवा में देखते हैं राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी। देखते हैं, पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र का पूर्ण अभाव है। समस्त सत्ता हाई कमान दल के सर्वोच्च नेता के हाथ सिमट कर रह गई है। विधायकों द्वारा मुख्यमंत्रियों का चुनाव केवल दिखावा मात्र है। वास्तव में विधायक हाई कमान के निर्देश का ही पालन करते हैं। अनुशासनहीनता को परिभाषित करने का एकमात्र अधिकार दल में सर्वोच्च नेता को ही प्राप्त है। किसी दलीय नेता के सिद्धांतों के आधार पर आलोचना करना भी अनुशासनहीनता माना जाता है। दल के अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखना भी अनुशासनहीनता माना जा सकता है। आगे है वंशवाद की चुनौती। दल के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं।
अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वे कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने का परहेज नहीं करते। वे ऐसे उम्मीदवार को उतारते हैं जिसके पास काफ़ी पैसा हो, जो पैसे जुटा सके। कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन भी करते हैं या उनकी मदद करते हैं, मदद लेते भी हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका चिंताजनक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ होता है कि विभिन्न पार्टियों की चुनौतियों और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते थे, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।